जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। इससे पहले हमने जो टॉपिक अपना कंप्लीट किया वो था समास और कारक। आज का टॉपिक विराम चिन्ह। अब जो हम कंटिन्यू टॉपिक करेंगे उनके बारे में बता देते हैं। पहले आपने समास कर लिया, इसके बाद आपने कारक कंप्लीट किया। आज आप विराम चिन्ह कंप्लीट करोगे। इसके बाद भाषा, बोली, उपबोली, भाषा, बोली, ये कंटिन्यू प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पे टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका वर्णमाला। ये हैं इस पूरे सप्ताह के टॉपिक। तो कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो विराम चिन्ह आज ले लेंगे। भाषा बोली की 2 क्लास होगी, वर्णमाला की भी 3 से 4 क्लास होगी, तब जाके टॉपिक होंगे हमारे कंप्लीट। और ये पांचों के पांचों टॉपिक ऐसे हैं हर एग्जाम में चाहे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, सारी चीज कराएंगे धीरे धीरे, सारी चीज सीक्वेंस में आपके सामने आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, ठीक, कोई नहीं, पहले भाषा बोली ले लेते हैं जब ऐसी बात है तो। पहले भाषा बोली उपबोली वाला टॉपिक ले लेंगे। तो इनमें से चलो भाषा बोली उपबोली पढ़ लो, पहले एक ही बात है, पहले ये कर लो बाद में उसको कर लेना। भाषा बोली, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं भाषा बोली। वैसे टॉपिक जो होता है हमारा, ये सिलेबस का हिस्सा जो होता है वो है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, ये हमारा मेन टॉपिक होता है। शॉर्ट में हम इसको भाषा बोली वाले टॉपिक के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। भाषा बोली के अंदर, इसके अंदर हमें सबसे पहले भाषा को पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों ये उपभाषा को भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे पहले लो आप लिपि के बारे में। लिपि के बाद भाषा परिवार। भाषा परिवार, भाषा परिवार के बाद में भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी का उद्भव और विकास। ये इतने सारे सब टॉपिक हमें इसके अंदर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद भाषा उपभाषा, भाषा उपभाषा, बोली और उपबोली, ये हमारे सारे इसके अंदर टॉपिक रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। लिपि से क्वेश्चन होता है, भाषा परिवार से क्वेश्चन बनता है, भारतीय आर्य भाषाओं से क्वेश्चन बनता है, हिंदी के उद्भव और विकास का क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा उपभाषा से क्वेश्चन होता है कितनी उपभाषाएं होती है, बोली कौन कौन सी है, किससे संबंधित है, कहाँ बोली जाती है, और आपको ये ध्यान रखना है उपबोली से क्वेश्चन होता है। तो ये अपने आप में शॉर्ट में जो हम इस टॉपिक को जानते हैं
वो भाषा बोली वाले टॉपिक के नाम से जानते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, सारी चीजें कराएंगे, लेकिन सारी एक चीज ने एक ही दिन नहीं होगी। कोई कह रहा है ये करा दो ये करा दो, तो वो ऑप्शन ही नहीं देना था आपको। ठीक, जैसे रोज क्लास चल रही है उसी के हिसाब से चलनी थी। तो यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, लिपि। और लिपि कहते हैं हम प्यारे दोस्तों चिन्ह को। लिपि किसे कह रहे हैं, चिन्ह को कह रहे हैं, निशान को कहते हैं, और संकेत को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, संकेत को। तो भाषा के लिखित, भाषा के लिखित, भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करते समय जिन वर्णों का प्रयोग होता है उसे भाषा चिन्ह या लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है। पहला पॉइंट, विचार अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। लिखने के ढंग को, लिखने के ढंग तरीके को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। तो यहाँ आपके सामने 3 स्टेटमेंट रखी गई और ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट लिपि से संबंधित है। इनकी लिखने का जो ढंग है, तरीका है, वो भी लिपि कहलाता है। विचार अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम भी लिपि कहलाता है। और भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करते समय जिन वर्णों का प्रयोग होता है उसे भाषा चिन्ह या लिपि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिपि क्या है, लिखने का स्टाइल है, लिखने का ढंग है। लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है, निशान होता है, संकेत होता है। इसीलिए हम वर्णों को चिन्हों के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थी हमारी लिपि की डेफिनेशन। अब सबसे जो प्राचीन लिपि है हमारी, वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की खासियत क्या क्या है, ये सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। दूसरा, देवनागरी लिपि की जननी कहलाती है। देवनागरी लिपि इसी से विकसित हुई। ब्राह्मी व देवनागरी लिपि
बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी व देवनागरी की लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। क्लियर? भाषा के मौखिक रूप को सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में ही प्रस्तुत किया गया। ब्राह्मी लिपि में ही ब्राह्मी लिपि में ही लिपिबद्ध किया गया था। ये 4 स्टेटमेंट हैं ब्राह्मी लिपि से संबंधित। अब आपसे ये पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है। अर्थात जब हम भाषा का मौखिक रूप से वर्बली जब प्रयोग कर रहे थे, उसको लिखित रूप में सबसे पहले किस लिपि में लाया गया? उस लिपि का नाम भी ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि की जननी और उसको विकसित करने का जो काम किया वो ब्राह्मी लिपि ने किया। तो देवनागरी की लिपि जो हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है वो देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है। और ये देवनागरी की लिपि कहाँ से आई? ब्राह्मी लिपि से। अगर ब्राह्मी लिपि नहीं होती तो आज हम देवनागरी की लिपि में इस तरीके से नहीं लिख रहे होते। देवनागरी और प्यारे दोस्तों ब्राह्मी लिपि दोनों की ये खासियत है कि ये लेफ्ट टू राइट चलती है। तो यहाँ बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि उर्दू और माइकी अपने आप में इसके एकदम अपोजिट होती है। वो राइट टू लेफ्ट चलती है। जैसे हमें उर्दू लिखना होगा तो हम कैसे करते हैं? हम इस रूप में उर्दू को लिखते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट चले। और जब मेरे राइट हाथ में पेन है लेकिन मैं लिख कहाँ से रहा हूँ? लेफ्ट से लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट टू राइट जो लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? हम ब्राह्मी और देवनागरी की लिपि। यहाँ जो ये सारे शब्द लिखे हैं किस लिपि में लिखे हैं? ये सब देवनागरी के लिपि में लिखे हुए हैं। इसके बाद दूसरी जो हमारी लिपि है वो लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी की लिपि की खासियत क्या है? इस लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दूसरा, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। संस्कृत, हिंदी दोनों भाषा की लिपि देवनागरिक ही है। देवनागरी प्रमाणिक
वैज्ञानिक सरल सुगम लिपि मानी जाती है। देवनागरी प्रमाणिक वैज्ञानिक सरल और सुगम लिपि मानी जाती है। शुद्ध वाक्य लिखते समय देवनागरी के साथ लिपि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये सारे के सारे क्या है प्यारे दोस्तों, 5 स्टेटमेंट देवनागरी की लिपि से संबंधित। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, देवनागरी की लिपि, इस लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विकास कहाँ से हुआ, विकसित कहाँ से हुई, तो भी राइट आंसर क्या है, ब्राह्मी लिपि। दूसरा खासियत क्या है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इसके बाद संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा के लिए देवनागरी का ही प्रयोग होता है। संस्कृत हिंदी दोनों भाषा के लिए देवनागरी का प्रयोग होता है। संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं के लिए देवनागरी का प्रयोग होता है। क्लियर। देवनागरी एक प्रमाणिक वैज्ञानिक सरल और सुगम लिपि मानी जाती है। सबसे बेहतरीन लिपियों में से देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक और प्रमाणिक तरीके से जो मात्राओं और चिन्हों को सही ढंग से परिभाषित कर पाई। सबसे सरल तरीके से अगर कोई भाषा लिखी जाती है, सुगम तरीके से अगर कोई भाषा लिखी जाती है, तो वो देवनागरी की लिपि है, जिसमें प्यारे दोस्तों किसी भी तरह का विवाद खड़ा नहीं होता। शुद्ध वाक्य लिखते समय देवनागरी जब शब्द का प्रयोग हम कर रहे होते हैं तो इसके साथ लिपि शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है देवनागरी की लिपि, ये तो मैंने यहाँ पे एक टाइटल डाल दिया। लेकिन जब हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछते हैं तो अगर देवनागरी के साथ लिपि लिखा हुआ है, सेंटेंस के अंदर देवनागरी के साथ अगर लिपि लिखा हुआ है तो ये अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में देवनागरी की लिपि ही होती है, उसके लिए अलग से लिपि शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में अनावश्यक शब्द हुआ। तो ये बहुत बार पूछा गया है सेंटेंस कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है या निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जहां आप ब्राह्मी का प्रयोग कर रहे हो, देवनागरी का प्रयोग कर रहे हो, अरमाइकई का, खरोष्टी का, गुरुमुखी का प्रयोग कर रहे हो, रोमन का प्रयोग कर रहे हो, तो उसके साथ हमें सेंटेंस में लिपि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये खुद ही लिपि है। तो इसीलिए इनके साथ लिपि शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर करेंगे लिपि शब्द का प्रयोग तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ किया, संस्कृत हिंदी दोनों भाषा के लिए देवनागरी का प्रयोग होता है, तो ये अपने आप में शुद्ध सेंटेंस हुआ। संस्कृत हिंदी दोनों भाषा के लिए, दोनों भाषा के लिए देवनागरी का प्रयोग होता है। अगर मैं इस सेंटेंस में यहाँ लिपि लिख दूं, देवनागरी की लिपि का प्रयोग होता है, तो ये अशुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है। तो इसीलिए ये जो देवनागरी है अपने आप में लिपि है, इसके लिए अलग से
इसका समानार्थी शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 5 स्टेटमेंट किसकी हैं? देवनागरी लिपि। इसके बाद तीसरी लिपि है खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। क्या खासियत है खरोष्टी लिपि की? इस लिपि को गधे के होठ वाली लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को गधे के होठ वाली लिपि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो इसमें खर है और दूसरा क्या है इसमें? ओष्ठ। तो खर कहते हैं गधे को, ओष्ठ कहते हैं होठ को, इसीलिए क्या कहलाई? खरोष्टी लिपि। गधे के होठ वाली लिपि कहलाती है। दूसरी, दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि ये कहे चलती है, ये दाईं से बाईं ओर, जैसे उर्दू है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अभी देवनागरी ब्राह्मी किस में लिखी जा रही थी? बाईं से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट, और ये कहे चलती है? राइट टू लेफ्ट चलती है। तीसरा, अशोक के शिलालेख, अशोक के अधिकांश शिलालेख, शिला कहते हैं पत्थर को, अशोक के शिलालेख, अधिकांश शिलालेख खरोष्टी में ही लिखी गई, खरोष्टी में लिखे गए। चाहे शाहबाज गढ़ी का शिलालेख हो या मानेसर का शिलालेख, शाहबाज गढ़ी का हो या मानेसर का हो, ये अरमाइकी लिपि से मिलती जुलती है, मिलती जुलती लिपि है। अरमाइकी लिपि अरबी और फारसी की प्राचीन लिपि मानी जाती है। उर्दू की प्राचीन लिपि क्या है प्यारे दोस्तों? अरमाइकी लिपि मानी जाती है। तो ये अरमाइकी लिपि से भी मिलती जुलती है। तो ये 4 स्टेटमेंट किससे रिलेटेड हुई? हमारी खरोष्टी लिपि। अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में इस लिपि का खूब प्रयोग हुआ, खूब विकास हुआ। उनसे रिलेटेड उनकी वीरता, उस समय की संस्कृति, उस समय के युद्धों का जो वर्णन मिला अनेक शिलालेखों पर। लेख कहते हैं लिखा हुआ, जो पत्थर पे लिखा हुआ है, शिलालेख जो पत्थर पे लिखा हुआ है वो शिलालेख कहलाया। इसके बाद 4th है हमारी अरमाइकी लिपि। कौन सी लिपि? अरमाइकी लिपि। पहला क्वेश्चन, अरबी, फारसी उर्दू की प्राचीन लिपि मानी जाती है। अरबी फारसी उर्दू की प्राचीन लिपि मानी जाती है।
तो ये क्या है, अरबी फारसी उर्दू की प्राचीन लिपि। खासियत क्या है, दाएं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अरबी लिपि का विकास, अरबी लिपि का विकास अरमाइकी से ही हुआ है। अरबी लिपि का विकास अरमाइकी से ही हुआ है। अरब कंट्रियों में आज भी प्रयुक्त की जाती है। अरब देशों में वर्तमान में प्रयुक्त हो रही है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही है। ये जो टॉपिक है, जो अभी बात चल रही है दोस्तों, ये हिंदी में तो पूछा ही जाता है, लेकिन हिंदी के साथ साथ जीएस में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे गए हैं। तो इसीलिए आपको हर तरह के जितने भी इसके सब टॉपिक हैं, भाषा बोली उपबोली के, अर्थात हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के, उनको आपको सीरियसली यहाँ पे समझना है। तो अरबी फारसी उर्दू की प्राचीन लिपि अरमाइकी कहलाई, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अरबी लिपि का जो विकास हुआ, फिर दोस्तों जो उर्दू की मुख्य लिपि मानी जाती है वो अरबी लिपि है। अरबी लिपि का विकास किससे हुआ, अरमाइकी से हुआ। भाषा बोली और लिपि में एक खासियत ये है कि वो प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है कि पुराने समय में जो थी वो आज है। ये हमेशा अपने रूप को परिवर्तित करती हुई, संवारती हुई एक नए रूप में सामने आई। तो लिपि भी ऐसे ही थी, पहले अरमाइकी थी, तो अरमाइकी के बाद अरबी आई। फिर दोस्तों अगर अरमाइकी नहीं होती तो अरमाइकी थोड़ा जटिल रूप था, डिफिकल्ट रूप था लिखने का, लेकिन उसी को और सरल बनाया गया, आसान बनाया गया अरबी लिपि के रूप में। ऐसे ब्राह्मी लिपि डिफिकल्ट रूप था, देवनागरिक रूप उसका सरल रूप है। तो जब भी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है तो आवश्यकता के अनुसार लिपियों में, भाषाओं में परिवर्तन हुआ है। भाषाएं अपने रूप को समय समय पे बदलती रही हैं, ऐसे लिपियों में भी देखा जाता है। तो अरब देशों में वर्तमान में प्रयुक्त हो रही है कौन सी, अरमाइकी लिपि। इसके बाद पांचवा क्या है, रोमन लिपि। कौन सी लिपि है, रोमन लिपि। ग्रीक व लैटिन, ग्रीक व लैटिन लिपि का विकास रोमन से ही हुआ है। दूसरा, अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच आदि भाषाओं की लिपि है। आदि भाषाओं की लिपि है। लिपि मतलब लिखने का ढंग। बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, लिखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना। विदेशों में, खासकर यूरोप में प्रयुक्त होने वाली अधिकांश भाषाओं की प्राचीन लिपि
रोमन लिपि मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? रोमन लिपि मानी जाती है। और इसके बाद ग्रीक आई और लैटिन आई। तो दो तरह की अंग्रेजी आपने पढ़ी, सुनी और देखी है। एक है ग्रीक लिपि, जो इंग्लैंड में जो इंग्लिश लिखी जा रही है वो ग्रीक में लिखी जा रही है। अमेरिका के अंदर जो प्रयुक्त है उसको बोलते हैं लैटिन। तो ये जो ग्रीक और लैटिन आई ये रोमन लिपि से आई। और अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, इन सब की जो लिपि है वो सब रोमन लिपि मानी जाती है। और इसमें भी देवनागरी लिपि की तरह ये भी लेफ्ट टू राइट चलती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। एक होती है प्यारे दोस्तों हमारी गुरुमुखी लिपि। कौन सी होती है? गुरुमुखी, पंजाबी लिपि की। गुरुमुखी लिपि ये किसकी लिपि है? ये पंजाबी की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है गुरुमुखी लिपि। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, मात्राओं को हम छोटी और बड़ी मात्रा को, जो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा अर्थात जो हम लघु और गुरु की मात्रा कहते हैं, उसको गुरुमुखी में लुक्कड़ और दुलक्कड़ कहा जाता है। लुक्कड़ एक मात्रा, दुलक्कड़ दो मात्रा। तो पंजाब के अंदर प्रयुक्त है पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ कितने लिपियों की चर्चा हमने आपके साथ की? 6 लिपियों की। और इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। लिपि के बाद बात आती है भाषा परिवार की। अगर आपको लिपि समझ में आ गया है, ये लिपि का एक टॉपिक है, भाषा परिवार। भारत के अंदर 2 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 भाषा परिवार। इनमें से प्यारे दोस्तों एक भाषा परिवार है भारत बहारोपीय भाषा परिवार। ये जो बहारोपीय भाषा परिवार है ये 2 से बना है, एक भारत और दूसरा यूरोप। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत और यूरोप, भारत व यूरोप में प्रयुक्त भाषा इसके अंतर्गत आती है, तो भारत व यूरोप मिलके क्या बना? बहारोपीय भाषा परिवार। क्लियर? अब इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आएगी बहारोपीय भाषा परिवार के अंदर? इसके अंदर अंग्रेजी आती है, इसके अंदर हिंदी आती है और इसके अंदर संस्कृत आती है। तो हिंदी, संस्कृत ये क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? बहारोपीय परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये सारी की सारी बहारोपीय भाषा परिवार की है। इसे हम ये कह सकते हैं उत्तर भारत में प्रयुक्त होने वाली भाषा। उत्तर भारत में प्रयुक्त होने वाली सभी भाषाएं, बहारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। उत्तर भारत अपने आप में हिंदी बहुल क्षेत्र है, हिंदी का प्रयोग ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली। भाई संस्कृत से पाली निकली, फिर प्राकृत निकली, अपभ्रंश निकली, फिर अवट निकली, फिर हिंदी निकली, और हम अंग्रेजी का भी प्रयोग तमाम रूप से कर रहे हैं। तो भाषा परिवार, भारत में जो भाषाएं हम प्रयोग में लाते हैं वो
वो केवल 2 भाषा परिवारों से संबंधित हैं। हालांकि अनेक भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिया भाषा परिवार है, इंडो जापानी भाषा परिवार है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना तिब्बती भाषा परिवार है, लेकिन उसकी भाषा परिवारों की भाषाएं हमारे भारत में नहीं बोली जाती। तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में केवल और केवल ये 2 ही भाषा परिवारों को हम लेते हैं। एक भाषा परिवार हमारा भारोपीय भाषा परिवार है और दूसरा भाषा परिवार हमारा द्रविड़ भाषा परिवार है। दूसरा क्या है? द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ या द्राविड़, द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम जो प्रयोग करते हैं दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली भाषा इस परिवार के, दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली भाषा इस परिवार के अंतर्गत आती है। अब दक्षिण के अंदर हम किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं? दक्षिण के अंदर तमिल का प्रयोग करते हैं, तेलुगु का प्रयोग करते हैं, कन्नड़ का प्रयोग करते हैं, मलयालम का प्रयोग करते हैं। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा कहलाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। वो स्टेटमेंट के आधार पे भी दे सकता है और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तमिल किस भाषा परिवार से संबंधित है, कन्नड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है, तेलुगु किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो वो क्या है? द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। इससे पहले कौन सा परिवार पढ़ा आपने? भारोपीय। भारत और यूरोप, भारत और यूरोप में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं इस भारोपीय भाषा परिवार के अंदर आती है। और भारत के अंदर जितनी भी हम भाषाओं को प्रयोग कर रहे हैं वो सब इन 2 भाषा परिवारों में आते हैं। अब अगर ये पूछा जाए भारत में कितनी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो राइट आंसर है 2। राइट आंसर क्या है? 2 है। अगर प्यारे दोस्तों आपको लिपि के बारे में और भाषा परिवार के बारे में टोटल समझ हो गई हो, तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव है सारे बच्चे एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू आगे तीसरा जो टॉपिक है हमारा, वो तीसरा टॉपिक है भारतीय आर्य भाषाएं। तीसरा टॉपिक किसका है हमारा? भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा है हमारी 3। कितनी भारतीय आर्य भाषा है? 3। एक भारतीय आर्य भाषा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना है, हर तरह का क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उसी तरह से हमें अपने टॉपिक को लेके आगे बढ़ना है। तो भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। अब यहां से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे? एक तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है देखना पड़ेगा। तो एक तो आती है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत
और दूसरी आती है लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत। अब इन दोनों में अंतर क्या है जी? वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में, इसमें तो सारे के सारे वेद लिखे गए, वेद उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद वेदांग, ये सब इस वैदिक संस्कृत में लिखे गए। और वैदिक संस्कृत के अंदर, ये लौकिक संस्कृत के अंदर हमारी रामायण और महाभारत लिखे गए, रामायण और महाभारत लिखे गए। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, दोनों ही संस्कृत का रूप अलग रहा। डिफिकल्ट रूप को जब आसान बनाया जाता है, वही भाषा का परिवर्तित रूप कहलाता है। जी, तो यहां ये वैदिक संस्कृत जो लिखी गई, ध्यान से समझना चीजों को, एक को, ये लिखी गई मंत्रों में। इसमें लिखी गई मंत्र, इनको ऋचा भी बोलते हैं। मंत्रों को क्या बोलते हैं? ऋचा भी बोलते हैं, ठीक है। इनको ऋच भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये जो लिखी गई रामायण और महाभारत, रामायण महाभारत लिखी गई श्लोक में। किसमें लिखी गई? श्लोक में। अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो क्या है? मंत्र है। और उस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। क्या नाम है? गायत्री मंत्र। तो वे जो मंत्र थे, जिनको हम ऋचा भी कह रहे हैं, उसमें वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य ग्रंथ उपनिषद वेदांग लिखे गए। तो वो वैदिक संस्कृत में है। वेद और वेदों से जुड़े हुए तमाम ग्रंथ वैदिक संस्कृत में लिखे गए, मंत्रों के द्वारा लिखे गए। 4 वेद का प्रयोग करते हैं हम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग करते हैं, हर वेद पे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐसी आरण्य ग्रंथ, आरण्य कहते हैं जंगल में, जो जंगल में जाके पहले वेदों का सरल रूप व्याख्या की गई ब्राह्मणों के रूप में। और फिर जब भी यहाँ पे ब्राह्मण में भी डिफिकल्टियां आने लगी ग्रंथों में, तो फिर अरण्य जंगल में जाके लिखे गए सरल रूप। और फिर उनसे भी काम नहीं बना तो समय के बाद उपनिषद में लिखे गए, और फिर इन वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए। तो जब जब चीजें बदलती चली गई, आवश्यकता के अनुसार उसको सरल रूप में लाया गया। तो ये डिफिकल्ट था नहीं इसको पढ़ने। आज भी वेदों को पढ़ने समझने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम। तो इसलिए अगर उसको वेदांग से भी और ज्यादा सरल रूप में ले आए हम, तो फिर लोग पढ़ने लगेंगे उसको। तो ऐसी पुरानी फिल्मों को कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। तो इसीलिए इसी तरह इनको भी सरल रूप में लाने के लिए परिवर्तित चले गए। विषय वस्तु वही रही थी, जो वेदों की विषय वस्तु है वही ब्राह्मणों में, आरण्यक उपनिषद में और वेदांग में आई। लौकिक संस्कृत कहते हैं हम उसको, जो प्यारे दोस्तों वैदिक संस्कृत का जो पुराना आधुनिक रूप था, जो उसका सरल रूप था, और वो मिलता है हमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में। तो रामायण के अंतर्गत 24,000 श्लोक हैं। रामायण के अंतर्गत 24,000 श्लोक हैं। और वो जो श्लोक है, वो श्लोक कैसे होते हैं? जैसे आपने तमेव माता च तमेव पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, ये सुना भी है और आपने लिखा भी है। तो ये श्लोक है। और ओम भूर्भुवः स्वः, वो क्या था? वो मंत्र है। तो मंत्रों वाली संस्कृत और श्लोकों वाली संस्कृत दोनों अलग अलग संस्कृत है। इस वैदिक संस्कृत का सरल रूप क्या है? लौकिक संस्कृत है। तो रामायण अपने आप में 24,000 श्लोकों का, प्यारे दोस्तों, और 7 अलग अलग कांडों में विभाजित एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रहा, जो कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया और रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। महाभारत अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ कहलाता है। महाभारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ। कितने श्लोक है इसमें? 1,00,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं?
1,00,000 श्लोक का ये ग्रंथ है और ये 3 भागों में बटा था। पहले जय, फिर भारत और उसके बाद तीसरा आया महाभारत के रूप में। इसका जो लिखा गया, इसका जो संकलन किया वो वेद व्यास ने किया। तो महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। ये भी क्वेश्चन हिंदी और जीएस में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेदों में जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है दुनिया का। तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, विश्व का, संसार का प्राचीन ग्रंथ जो माना जाता है वो क्या है? ऋग्वेद। और सबसे बड़ा ये क्या है? सबसे विशाल काव्य, विशाल काव्य अर्थात सबसे बड़ा काव्य है दुनिया का महाभारत। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। तो आपको जो यूरोप के अंदर जो इलियड और ओडिसी 2 ग्रंथ आए वो हमारे रामायण और महाभारत की काट में ही आए थे, क्योंकि ये फेमस हो गए थे, पूरे सब देश में इनको सम्मान दिया गया। तो ये अपने आप में धार्मिक और सामाजिक अनेक आचार और विचारों को, रीति और रिवाजों को, अनेक सत्य घटनाओं पर आधारित ये हमारे सारे के सारे प्यारे दोस्तों यहाँ काव्य लिखे गए। तो जब यहाँ हमने प्रयोग किया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, परिष्कृत, परिमार्जित, अर्थात धो मांझ के फिट की हुई। तो ये क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमारी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। हिंदी का जो जन्म हुआ है वो इसी लौकिक संस्कृत से हुआ है, अर्थात इस रामायण और महाभारत से हुआ। तो ये लौकिक संस्कृत क्या कहलाती है? हिंदी की जननी कहलाती है। हिंदी की जननी कहलाती है लौकिक संस्कृत। हिंदी का जो विकास हुआ है दोस्तों वो अपभ्रंश भाषा से हुआ। हिंदी का विकास कहां से हुआ? अपभ्रंश भाषा से हुआ। लेकिन हिंदी का जन्म कहां से हुआ? लौकिक संस्कृत से हुआ। किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो समय है, इसका जो समय निर्धारित हुआ किसका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अर्थात वैदिक और लौकिक संस्कृत भारत में जो बोली और समझी जाती थी, लिखी जाती थी, वो ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, और बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ उससे पहले तक हमारे यहाँ वैदिक और लौकिक संस्कृत का प्रचलन था। समय भी पूछा जाता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय बताइए। प्राचीन आर्य भारतीय भाषा का भारत में जो समय है, जिसपे भारतीय और विदेश वाले जितने भी भाषा वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, व्याकरण शास्त्री हुए, उन्होंने ये कहा कि वास्तव में वैदिक संस्कृत 1500 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले बोली और समझी जाती थी भारत में। भारत वाले जो शिक्षाविद हुए, जिन्होंने अनेक गणनाओं के आधार पे, ज्योतिषी गणनाओं के आधार पे जो हमें आंतरिक और बाह्य साक्ष्य प्राप्त हुए, उन्होंने तो ये सिद्ध करके बताया कि संस्कृत भारत में ईसा मसीह के 6000 साल से लेके 4500 साल पहले की भाषा है। यानी कि मैक्सिमम 6000 साल पहले और मिनिमम 4500 साल पहले की भाषा है। अरविंदो, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, इन सब ने अनेक गणनाओं और साक्ष्यों के आधार पर कहा कि संस्कृत भारत में 6000 ईसा पूर्व से पहले बोली जा रही है। इसलिए दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है।
दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। लेकिन समस्या ये है, विदेशी जो जितने भी भाषा वैज्ञानिक हुए, अगर वो ज्यादा अगर पुराना मानेंगे तो ये कहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, और प्यारे दोस्तों हमारे पास जो चीज है वही सबने फॉलो की है, उसी का वहां पे प्यारे दोस्तों नकल करके लेके गए। तो इसीलिए उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी उनकी बातों को। और भारत की ये कमी रही है शुरू से ही कि हम अपनी चीजों को पेटेंट नहीं कराते हैं, और विदेश वाले हमारी चीजों को यहीं से खोज के निकाल के अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने मिल के ये एक षड्यंत्र रचा भारतीय भाषाओं के साथ कि उसको केवल जो स्वीकार किया वो 1500 ईसा पूर्व से किया। तो फिर हम तो वही पढ़ाएंगे आपको जो किताबों में कहा है कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक की जो भाषा थी वो वैदिक और लौकिक संस्कृत थी। अब ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, ये जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो समझ लो। कब हुआ था, एक और 1 को, यानी कि पहली तारीख, पहला महीना, पहला सन। इससे 1500 साल पहले, इससे क्या है 1500 साल पहले। क्लियर। तो क्या है, चाहे मैक्स मूलर हो या विंटरनिज हो, कोई भी प्यारे दोस्तों भाषा वैज्ञानिक हो, उन सब ने स्वीकार किया कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा का समय था। दूसरी जो आर्य भाषा है हमारी वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से ईस्वी तक। अब इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के अंतर्गत, वो आती है हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अब यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय बताइए, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। और दूसरा प्यारे दोस्तों क्या है, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। ये क्या है, अपने आप में 4 अलग अलग जो भाषाएं हैं वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मानी जाती है, क्योंकि ये जो समय था मध्यकाल जिसको हम कहा जाते हैं वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ही था। क्लियर। और तीसरी जो भाषा है हमारी, वो तीसरी भाषा है प्यारे दोस्तों आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय रहा वो था प्यारे दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि 2021 तक। 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। वो कौन सा समय हुआ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके अंदर जो भाषा आती है वो आती है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, और दूसरी आती है आधुनिक हिंदी। कौन सी आती है, आधुनिक हिंदी। अब ये प्राचीन हिंदी कौन सी हिंदी है, ये अरबी फारसी मिस्री हिंदी है। अरबी फारसी
मिश्रित हिंदी, अरबी फारसी मिश्रित हिंदी को हम क्या कहते हैं? प्राचीन हिंदी कहते हैं। और संस्कृत निष्ठ हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी क्या कहलाती है? हमारी आधुनिक हिंदी कहलाती है। यानी कि जब हम हिंदी में प्यारे दोस्तों अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर रहे थे तो उस समय वो प्राचीन हिंदी कहलाई। और जब हम संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा करने लगे तो वो संस्कृत निष्ठ हिंदी कहलाई। तो अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो संस्कृत निष्ठ हिंदी अर्थात आधुनिक हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सा टॉपिक था आपका? ये था भारतीय आर्य भाषाएं। कितनी होती है? 3। एक होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय भाषा। समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक प्यारे दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। और इसके अंदर हम 2 हिंदियों का प्रयोग कर रहे हैं, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो इसका मतलब ये हुआ पाली का प्राकृत का अपभ्रंश और अवहट का समय जो रहा वो 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक रहा। और ये जो हमारी हिंदी है इसका जो समय है वो 1000 ईस्वी से रहे। इसका मतलब 1000 ईस्वी से पहले हिंदी का कुछ अता पता नहीं था। हिंदी किस रूप में थी? अपभ्रंश अवहट के रूप में थी। फिर ये रूप बदले प्राचीन हिंदी में, तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का चौथा जो हमारा 4th क्वेश्चन यहां से बना वो बना हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव व विकास, चौथा क्वेश्चन हमारा यहां से पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? संस्कृत कितने रूप में थी? 2 रूप में थी। संस्कृत कन्वर्ट किस में हुई? पाली में। पाली कन्वर्ट किस में हुई? प्राकृत में। प्राकृत कन्वर्ट किस में हुई? अपभ्रंश में। अपभ्रंश किस में बदल गई? अवहट में। अवहट किस में बदल गई? प्राचीन हिंदी में। प्राचीन हिंदी में। और प्राचीन हिंदी किस में बदल गई? आधुनिक हिंदी में। और आधुनिक हिंदी किस में बदल जाएगी? इंग्लिश में। कब? जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे जो बोला करेंगे वो इंग्लिश बोला करेंगे। वो क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी, ये कहावत है। अर्थात कोस पे, एक कोस पे पानी बदल जाता है, पानी का टेस्ट बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। एक कोस होता है 1600 मीटर का। तो कोस कोस पे बदले पानी, और 4 कोस पे क्या है प्यारे दोस्तों? वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो 4 कोस का मतलब वो लगभग 7 किलोमीटर। तो हर 7 किलोमीटर पे भाषाओं में फर्क आ जाता है, अंतर आ जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ सबसे पहले जो भाषा थी वो भाषा थी हमारी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, और ये पहुंच जाएंगे इंग्लिश में। कब? ये 2060 की मैं बात कर रहा हूं। 2060 में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, 2060 ईस्वी में हिंदी हिंदी नहीं रहेगी। किस में बदल जाएगी? इंग्लिश में परिवर्तित हो जाएगी। तो एक हिंदी का नया रूप, वो शुरू कब से होगा? वो 40 से शुरू होगा। 20 साल में आधुनिक हिंदी सीधी इंग्लिश में, आधी इंग्लिश और आधी हिंदी। क्यों? सबसे पहले जो प्राचीन रूप था हिंदी का उसमें हम अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इसीलिए उसको प्राचीन हिंदी कहा गया। फिर हमने संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया हिंदी के अंदर, तो वो आधुनिक रूप कहलाया। अब इंग्लिश के प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे ये इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग ज्यादा हो जाएगा।
और जैसे ही इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ संस्कृत के स्थान पे, तो उसका रूप कहलाएगा इंग्लिश। आधी इंग्लिश और आधी हिंदी बन जाएगा। अब ये संस्कृत आप समझ चुके हो। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, संस्कृत में भी जो लौकिक संस्कृत है वो हिंदी की जननी कहलाती है, वो हिंदी की माता कहलाती है। हिंदी का जो विकास किया, जो पालन पोषण किया, वो विकास किया पर अपभ्रंश भाषा ने। तो हिंदी को विकसित करने का जो काम किया अपभ्रंश भाषा ने, और जन्म देने का जो काम किया वो संस्कृत ने किया। और संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत ने, संस्कृत में भी किसने किया? लौकिक संस्कृत ने किया। क्लियर? अपने आप में ये जो प्यारे दोस्तों यहाँ संस्कृत भाषा है, ये हमारे सनातन धर्म वैदिक धर्म की भाषा है। तो इस समय क्या था यहाँ पे जब संस्कृत बोली जा रही थी? वैदिक धर्म, जिसको सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ जब पाली बोली जा रही थी तो वो क्या था? बौद्ध धर्म था। प्राकृत जब जैनों का यहाँ पे शासन था, जैन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा थे, तो जैन धर्म की जो भाषा थी वो थी प्यारे दोस्तों आपकी प्राकृत। वो क्या थी? प्राकृत। अब वैदिक धर्म का समय देख लो आप क्या है। वैदिक धर्म का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से ही पहले का था। और बौद्ध धर्म जो आया प्यारे दोस्तों पाली, वो 500 ईसा पूर्व के आसपास आया। क्लियर? जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो जैन धर्म में कन्वर्ट हुआ। वैदिक धर्म का पतन हुआ, ब्राह्मणों ने अपने अनुसार निर्णय लेना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। तो प्यारे दोस्तों, तो वैदिक धर्म का पतन होकर बौद्ध धर्म परिवर्तन, एक नया विचार सामने आया लोगों के। और जब बौद्ध धर्म में भी हीयान और महायान दो भाग, दो शाखाएं अलग अलग हो गई, इनमें भी झगड़े होने शुरू हुए, तो लोगों का यहाँ से भी प्यारे दोस्तों मोह भंग हुआ। फिर एक नया विचार आया, एक नया धर्म आया, जैन धर्म। और जैन धर्म ये प्यारे दोस्तों ये लड़ बैठा दिगंबर और श्वेतंबर के रूप में। अर्थात कुछ बोले कि नहीं, जो नंगमुनि थे, कि हम स्त्रियों की एंट्री नहीं कराएंगे धर्म में। कुछ बोले कि नहीं, स्त्रियों की एंट्री होगी। और जिन्होंने स्त्रियों की एंट्री कराई धर्म के अंदर, यानी कि अपने जो भी हमारे मत संप्रदाय विचार थे उनके अंदर, तो वे फिर श्वेतांबर कहलाए। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण की। तो ये भी, इसके बाद जब ये भी ज्यादा दिन तक ना चला तो फिर इसका रूप ले लिया अपभ्रंश, अर्थात प्यारे दोस्तों संप्रदायों ने। फिर आने लगे संप्रदाय। क्या आने लगे? संप्रदाय आने लगे। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। कोई भी साउथ इंडिया वाले जो हैं विष्णु के उपासक हो गए, नॉर्थ इंडिया वाले भगवान शिव के उपासक हो गए। वो शिव को सबसे बड़ा देवता मानने लगे। ठीक है, ये दोनों भगवान मानते ही नहीं थे। और यहाँ पे भगवानों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि प्रकृति के जितने भी देवता थे, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, इन सबको हम देवता मानते। क्लियर? तो यहाँ अपने आप में प्यारे दोस्तों संप्रदाय है। संप्रदाय के बाद में फिर यहाँ क्या है? यहाँ मठ मठांतरों का समय आया। किसका समय आया? मठ मठांतरों का समय आया। ये आसाराम, बापू राम रहीम के जो पूर्वज थे, जो इन जैसे ही रहे होंगे, तो वो क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? मठ मठांतर कहलाए। फिर यहाँ लोग क्या हुए? पर्टिकुलर किसी इंसान को भगवान मानने लगे और लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताने लगे। और वो शुरू कहाँ से हुआ था? वो जैन धर्म से हुआ था। भगवान का अवतार बताने का काम शुरू कहाँ से हुआ? जैन धर्म से हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ यहाँ पे चीजें फली बुड़ी। इसके बाद यहाँ तो लोग अंधभक्ति करने लगे। ठीक है, बहुत सारे आए, राधा स्वामी, सत्संग व्यास, ये प्यारे दोस्तों, और निरंकारी, ये सारे जो उपज हैं ये इन मठ मठांतरों की ही देन है। तो उस समय इनका जो प्रचार प्रसार कर रही थी वो अवहट भाषा कर रही थी। संप्रदायों का प्रचार प्रसार अपभ्रंश भाषा ने किया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा ने किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ। और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार संस्कृत के माध्यम से हुआ। तो भाषा का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी धर्म के उत्थान और पतन में। कोई भी धर्म बिना भाषा के माध्यम से नहीं फैल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। इसके बाद ये मठ मठांतर आए। फिर मठ मठांतरों से भी लोगों का मोह भंग होने लगा। तो लोग घर में अपनी आस्था के अनुसार, अपने अनुसार ही
प्यारे दोस्तों अपने देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिए। तो वो जो समय था वो प्राचीन हिंदी आधुनिक हिंदी का था। जब इंग्लिश आएगी तो लोग भगवान को मानना ही बंद कर देंगे, भगवान को मानना ही बंद कर देंगे। भगवान फिर प्यारे दोस्तों जो हिंदू है वो ईसाई धर्म के देवी देवता भी पूजने लगेंगे, जो मुस्लिम है वो हिंदू धर्म के देवी देवता पूजने लगेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो हिंदू धर्म को बहुत ही अच्छा धर्म और सॉफ्ट, बड़ा ही प्यारे दोस्तों भला करने वाला, लोगों का उत्थान करने वाला धर्म मानते हैं। और जो प्यारे दोस्तों ज्यादा उलझे हुए हैं, जो ज्यादा सुलझे हुए नहीं हैं, वो इस्लाम धर्म को ही सबसे अच्छा मानते हैं। लेकिन अभी भी जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, मुसलमान क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको जो हाजी है बाकी जो लोग हैं वो पढ़ने नहीं देते हैं जानबूझ के। क्योंकि अगर मुसलमान एजुकेटेड हो गया तो ये सच्चाई है कि वो अपने धर्म को छोड़ेगा। अगर धर्म को नहीं छोड़ेगा तो उसमें आस्था कम होगी और वो दूसरे धर्म को पढ़ेगा। और जब दूसरे धर्म की अच्छाइयों का ज्यादा पता चलेगा उसको, तो उसको अपनी चीज कमजोर होगी। ऐसे ही प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, हम अपने अंदर भी देखते हैं। जब किसी के अंदर खूबी होती है तो उस गुण को हम स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, और अपना जो अवगुण हमें पता चल जाता है तो उसको दूर करने की। ऐसे धर्मों की भी अपनी प्यारे दोस्तों बहुत सारे तथ्य हैं, ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अच्छाइयां हैं कुछ बुराइयां हैं। तो जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं उसका एक तबका 10% जो कुरान और इस्लाम धर्म में जो चीजें चल रही है फिलहाल, वो कह रहा है कि इनको समय के अनुसार परिवर्तित करो, ये ठीक नहीं है। पहले समय तो ठीक थी तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमारे पूर्वज मानते हैं। लेकिन आज के हिसाब से, समय के हिसाब से ठीक नहीं है। जैसे हिंदू धर्म क्या करता है, हर चीज को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने का मतलब यह है कि वो समय के साथ साथ चलता है। इसी वजह से हिंदू धर्म अपने आप को बाकी धर्मों के मुकाबले सबसे ज्यादा अच्छा धर्म साबित कर पाया है, और सभी विदेशों के लिए। तो इसलिए कोई बेगला फुसला के जो अनपढ़ लोग, हिंदू धर्म में उल्टा काम है। हिंदू धर्म के पढ़े लिखे आदमी को कभी भी आप धर्म परिवर्तन करा ही नहीं सकते। कोई भी दूसरा धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर हो। लेकिन जो हिंदू धर्म में भी जो अनपढ़ लोग हैं, देखो उल्टा काम क्या है, हिंदू धर्म में भी जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बहका फुसला के लोग धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। और मुसलमान धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म में क्या है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है मुस्लिम, ठीक है, जो प्रोफेसर है, बाकी जो लोग हैं, वो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। ठीक है, वो इस्लाम धर्म को मानते अच्छे हैं क्योंकि उनके संस्कार है, रीति रिवाज है, लेकिन वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, उसकी बुराई नहीं करेंगे। और लेकिन जो अनपढ़ होगा वो दूसरे धर्म की काट करेगा, क्योंकि उसको धर्म की बुराई करके ही अपने ठेकेदारी चलानी है। तो इस धर्म के चक्कर में तो हमें पढ़ना नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि समय के साथ साथ भाषाएं बदलती चली गई और भाषाओं के साथ साथ धर्म भी परिवर्तित होते चले गए। ये जीएस में भी आपको काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। तो ये क्या था, हिंदी का उद्भव विकास। क्वेश्चन क्या देगा आपको, इसमें से कोई भी 4 दे देगा और उसका आरोही अवरोही क्रम पूछ लेगा। आरोही क्रम बढ़ता क्रम, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवट, फिर प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। या फिर अवरोही घटता क्रम, आधुनिक हिंदी, प्राचीन हिंदी, अवहट, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली और संस्कृत। अब इसमें वैदिक धर्म में प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो ये वेद लिखे गए ना, ये सारे संस्कृत में लिखे। त्रिपिटक जो लिखा गया, त्रिपिटक, ये त्रिपिटक लिखा गया आपका पाली में। इसके अंदर जो प्यारे दोस्तों जो दंतक कथाएं लिखी गई, दंतक कथाएं जो लिखी गई, आपको ये ध्यान रखना है, वो सारी की सारी दंतक कथाएं प्राकृत में लिखी। किस में लिखी? प्राकृत में लिखी। तो यहाँ ये त्रिपिटक पाली का धार्मिक ग्रंथ है, वेद हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, दंतक कथाएं प्राकृत का अर्थात जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। क्लियर? तो इसके आधार पे भी आप इन चीजों को करोगे। इसके बाद बात आती है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका। हिंदी के विकास में, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश भाषा की भूमिका। अब हिंदी का जन्म कहां से हुआ? संस्कृत से।
लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अपभ्रंश अपने आप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में फैला हुआ। एक था शोर सैनी अपभ्रंश। क्या है? शोर सैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बहुत सारे रूप हैं, उनमें जो शोर सैनी वाला रूप है उसने हिंदी को ज्यादा अच्छे ढंग से विकसित किया। एक शोर सैनी के बाद है हमारा अर्धमागधी। कौन सा है? अर्धमागधी अपभ्रंश। और एक तीसरा रूप है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। और एक चौथा रूप है नागर और पेशाची अपभ्रंश। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये इसके अलावा और भी बहुत सारे रहे, खस अपभ्रंश रहा, ठीक है। तो उन्होंने भी हिंदी का सपोर्ट किया, लेकिन इतना नहीं किया जितना इन चार हिंदी अपभ्रंश भाषा के चार भागों ने, चार रूपों ने किया। तो अपभ्रंश भाषा अपने आप में प्यारे दोस्तों एक रूप में नहीं फैली हुई थी। भारत की भूभाग पर कहीं वो शोर सैनी के रूप में थी, कहीं अर्धमागधी के रूप में, कहीं मागधी के रूप में, और कहीं नागर और पेशाची के रूप में। तो जब अपभ्रंश भाषा का रूप एक नहीं था, अलग अलग जगह, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अलग अलग जगह जब अलग अलग तरह की अपभ्रंश थी, अपभ्रंश एक नहीं थी, तो फिर हिंदी के भी अलग अलग रूप सामने आए। क्योंकि हिंदी का पालन पोषण जो किया, हिंदी की जो बड़ी बहन है, हिंदी की जो बुआ है, वो अपभ्रंश कहलाती है, और हिंदी की जो माता है वो संस्कृत कहलाती है। आपका जन्म आपके माता पिता के द्वारा हुआ, लेकिन आपके पालने पोषण में आपके बड़े भाई, बड़ी भाभी, प्यारे दोस्तों छोटी भाभी का भी रोल हो सकता है। वो इसके साथ आपकी बुआ का, आपके चाचा का, आपकी चाची का, आपके ताऊ का, आपकी ताई का, आपके दादा का, आपकी दादी का भी रोल है। क्योंकि जन्म तो माता पिता ने दिया, लेकिन आपको खिलाने पिलाने में, पालने पोषणे में घर के दूसरे मेंबरों का बहुत बड़ा रोल है। ऐसी भाषा हुआ, भाषा को जन्म जो दिया हिंदी को, वो संस्कृत ने दिया, लेकिन हिंदी का पालन पोषण इस अपभ्रंश ने किया। और अपभ्रंश कभी एक रही नहीं, वो उसके चार अलग अलग रूप फैले हुए थे अलग अलग जगह, इसलिए हिंदी भी एक नहीं रह पाई। राजस्थान में जो हिंदी बोली जाती है वो अलग है, जो हिमाचल उत्तराखंड में बोली जा रही है वो अलग है, हरियाणा में जो हिंदी बोली जा रही है वो अलग है, बिहार में हिंदी जो बोली जा रही है वो अलग है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो हिंदी बोली जा रही है वो अलग है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में जो हिंदी बोली जा रही है वो अलग है। तो जो यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग तरह की हिंदी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, उसका कारण ये अपभ्रंश के चार अलग अलग रूप है। इस शोर सैनी अपभ्रंश से जो हमारी उपभाषाएं निकली, वो 5 उपभाषा निकली। कितनी निकली? 5 उपभाषा। शोर सैनी अपभ्रंश से जो हिंदी निकली हमारी, वो निकली पश्चिमी हिंदी। कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी निकली। कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जो राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी वो भी पश्चिमी हिंदी से ही निकली है। दूसरा अर्धमागधी जो है प्यारे दोस्तों, उससे जो निकली हमारी, तो ये हमारी पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी। अर्धमागधी से जो निकली हमारी, वो निकली प्यारे दोस्तों हमारी पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। और मागधी से जो निकली हमारी, वो निकली बिहारी हिंदी। कौन सी निकली? बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। और इसके बाद में नागर और प्यासी और खस से जो निकली, वो निकली पहाड़ी हिंदी। लेकिन यहाँ भी विद्वानों का मतभेद है। दूसरे नंबर पे जो राजस्थानी है, वो ये कह रहे हैं राजस्थानी के अंदर प्यारे दोस्तों यहाँ पे नागर और प्यासी का रूप दिखाई देता है। तो इस थोड़े से द्वंद्व को समझो, ये द्वंद्व क्या है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थानी हिंदी शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई,
और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, राजस्थानी तो पेशासी और नागर का जो अपभ्रंश का रूप है उससे मिलता जुलता है। तो यहां तो देखो थोड़ा सा द्वंद्व खड़ा हो गया, मतभेद खड़ा हुआ, लेकिन इनमें बाकी में कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इसी के आधार पे करेंगे कि शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आई, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आई, मागधी से बिहारी हिंदी आई, नागर प्यासी से और खस से। कुछ लोग फिर यहाँ भी मानते हैं क्योंकि भाषाएं अपने रूप को बदल लेती हैं, तो खस वाला जो रूप है वो भी माना जाता है अपभ्रंश का कि वो उससे पहाड़ी हिंदी, क्योंकि ये सच्चाई है, भाषा अपने रूप को परिवर्तित करती रहती है। तो इस पहाड़ी हिंदी में जो खस अपभ्रंश है उसके भी कुछ रूप दिखाई देते हैं, नागर और प्यासी के रूप दिखाई देते हैं। ऐसे ही प्यारे दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंदर है, ये कुछ तो रूप मिलता है इसका शोरसैनी से और कुछ रूप मिलता है इसका प्यारे दोस्तों राजस्थानी का नागर और प्यासी से। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये क्या था, हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका, और अपभ्रंश क्या थे, 4 रूप थे। अपभ्रंश के कितने रूप थे, 4 रूप थे अपभ्रंश के। कितने रूप, 4 रूप। और ये जो 4 रूप अपभ्रंश के थे, इनसे हमने 5 उपभाषाओं को जन्म दिया। अगर ये अपभ्रंश नहीं होती तो हमारे पास ये उपभाषा नहीं होती। तो जो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, जो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में फैला होता है, बोला और समझा जाता है, उसको उपभाषा कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय छोटा रूप उपभाषा, और उपभाषा का क्षेत्रीय छोटा रूप बोली, और बोली का क्षेत्रीय रूप उपबोली। क्लियर। तो ये क्या थे प्यारे दोस्तों हमारे, ये सारे के सारे क्या है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश भाषा की भूमिका है। अब आपको क्या करना है कल, अब आप कल पढ़ोगे बोली के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, बोली के बारे में। बोली व उपबोली, आप कौन कौन सी बोली और कौन कौन सी उपबोली का प्रयोग करते हो, इसको कराएंगे कल। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास में मजा आ गया हो, क्योंकि कुछ बच्चों को तो नींद आएगी, जबकि आएगी, सुबह का समय है, सही से नींद लिए नहीं, लेकिन ये अपने आप में इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको मजा आ गया है, समझ में आ गया है, तो एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। कितनी बार, 14 बार आपको बोर्ड भरा गया है। देखो चीजें कहाँ से चली। और आपको ये सारे क्वेश्चन के तरीके बताए थे कि एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा करवाया, लिपि से संबंधित। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, लिपि से संबंधित था। सारी लिपियों की चर्चा कर दी। लिपियों की चर्चा करने के बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आया निकल के हमारा, दूसरा क्वेश्चन आया भाषा परिवार का। इसके बाद भाषा परिवार के बाद में तीसरा क्वेश्चन आया हमारा भारतीय आर्य भाषा का। इसके बाद फिर क्या क्वेश्चन आया हमारा निकल के, हिंदी के उद्भव विकास का चौथा क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन आया हमारा हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका। और छठा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बोली व उपबोली। और 7वां क्वेश्चन होगा कि कौन से जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन से जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है। इन सब के बारे में बताएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है कल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कराएंगे कल। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आपने बड़ी ही तन्मयता से और बड़ी ही प्यारे दोस्तों मजे से इस टॉपिक को समझा है। ध्यान ये रखना है, व्याकरण एक अलग चीज है, ठीक है, हिंदी साहित्य एक अलग चीज है, हिंदी भाषा का विकास एक अलग चीज है। और तीनों को टीचर वही अच्छा होता है और स्टूडेंट वही अच्छा होता है जो ढंग से सारी चीजों पे कमांड हासिल करे। क्योंकि ये जो है भाषा बोली उपबोली वाला, इससे कम से कम एक मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बशर्ते वहां पे क्वेश्चन के पूछे जाने की संख्या कम से कम 20 हो। तो 1 से लेके 3 क्वेश्चन भाषा बोली उपबोली वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।